हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा व्यक्तिगत भिन्नता अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारा टॉपिक है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता होती क्या है। व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नता एक ही बात है। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम आ जाए, दोनों को हम सेम तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, ये होता क्या है? ये होता क्या है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से चाहे शरीर में या मस्तिष्क में किसी भी चीज़ को बेस बनाकर अगर वह अलग होता है, जैसे रूप रंग में अलग होना, वजन में कम अलग होना, कम या ज़्यादा होना, ठीक, लंबाई कम ज़्यादा होना, कलर कम ज़्यादा होना, कपड़े पहनने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट होना, ये क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता के एग्जाम्पल। ठीक, अगर कोई मंदबुद्धि बालक है, कोई तीव्र बुद्धि बालक है, ये क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता के टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक प्रकार है उसका, है ना। तो ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है? अर्थ तो हम बताएंगे, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से शारीरिक या मानसिक किसी भी आधार पर, शारीरिक हो या मानसिक हो, किसी भी आधार पर अलग होना व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्या कि यहाँ पर लिखा हुआ है या तो शारीरिक हो या मानसिक हो। ठीक है, मानसिक मतलब बुद्धि, रुचि, संवेग, ये चीज़ें अगर इनमें अलग है तो वो मानसिक में आते हैं। और अगर कोई बॉडी से रिलेटेड है, जैसे वजन है, लंबाई है, रूप, रंग, ये आते हैं शारीरिक में। तो इन्हीं दोनों को हम बनाते हैं क्या? बेस बनाते हैं, आधार बनाते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे से इन्हीं दो आधारों पर अलग होता है। अब अगर इन दो आधारों की हम बात करें तो ये जो आधार होते हैं ये कई होते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है आपके ये चीज़ बात समझ आई होगी कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है, एक्चुअल में इसका मीनिंग है क्या, कि एक व्यक्ति दूसरे से कैसे अलग होता है, किस बेस पर होता है, हम उसकी पहचान कैसे करेंगे, इस बात को कहा जाता है क्या? व्यक्तिगत विभिन्नता। ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस सच एज पर्सनल एंड पब्लिक। मतलब कि अपनी अगर अपने आप से हो, अपनी अगर अपने आप से हो तो वह भी एक प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नता होती है, और अगर हमारी किसी और से हो तो वह भी होती है। जैसे एक बार आप मेरे साथ यहाँ पर सीखेंगे क्या कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक को बोला जाता है आंतरिक और एक को बोला जाता है बाह्य। आंतरिक और बाह्य। जैसे अगर मैं हूं, मैं एक प्राणी हूं, ठीक है, अगर मैं दो सब्जेक्ट पढ़ता हूं, मैथ और इंग्लिश, तो किसी एक सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी सब्जेक्ट में कम इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट यानी कि रुचि, और व्यक्ति कितने? एक अकेला मैं। तो अगर मेरी ही दो चीज़ों में डिफरेंस है तो ऐसी भिन्नता को हम लेते हैं आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नता में। तो अगर हमसे कोई इसकी परिभाषा पूछे कि भाई आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा क्या होगी, तो हम बताएंगे जब एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग गुणों में भिन्नता पाई जाती है, जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों में भिन्नता पाई जाती है तो इस प्रकार की भिन्नता को हम व्यक्तिगत भिन्नता की आंतरिक व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारी दो उंगलियां, एक छोटी एक बड़ी होती है, ये क्या है? आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक,
चलिए कोई नहीं, आगे बात करते हैं बाह्य क्या होती है। तो जब दो व्यक्ति हों और उनकी एक चीज की तुलना की जाए, जैसे बुद्धि, हमारे पास एक ही बुद्धि है एक व्यक्ति पर, तो तुलना करने के लिए क्या चाहिए उसे, दूसरा व्यक्ति। तो कैसे बोलेंगे, जब दो व्यक्तियों के एक ही गुण की तुलना की जाए तो उनमें भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार की भिन्नता को बाह्य व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, एक्सटर्नल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक, चलिए, जैसे संवेग हर एक के अलग अलग होते हैं, बुद्धि आयु अलग अलग होते हैं, रूप रंग लंबाई वजन अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार की जो भिन्नता होती है इसे हम बोलते हैं क्या, बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नता। अब ये जो विभिन्नताएं होती हैं ये किस किस आधार पर हम चुनते हैं, तो एक बार मेरे साथ देखिएगा, हेडिंग होगा हमारा यहाँ पर क्या, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार। जैसे मान लीजिए कोई बालक यूपी से है और कोई अन्य बालक राजस्थान से है, तो यूपी वाला जो बालक होगा वह कौन सी लैंग्वेज बोलेगा, हिंदी बोलेगा। ठीक, राजस्थान वाला राजस्थानी बोलेगा। तो उनकी लैंग्वेज में डिफरेंसेस आए, जब लैंग्वेज में डिफरेंसेस आए तो क्या हुआ, यह व्यक्तिगत भिन्नता हुई, अलग अलग हो गए। बेस क्या है इसका, भाषा। तो इसका जो आधार होगा वो क्या होगा, भाषा के आधार पर। किस आधार पर, भाषा के आधार पर। अगर दो व्यक्तियों की बुद्धि अलग है तो बुद्धि के आधार पर, रुचि अलग है तो रुचि के आधार पर। ठीक है, अगर दोनों व्यक्तियों के संस्कृति अलग है तो संस्कृति के आधार पर, आयु अलग है तो आयु के आधार पर। ठीक है, धर्म अलग है तो धर्म के आधार पर। ऐसे ही जो भी चीज में डिफरेंस होगा उसी आधार पर उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता को काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है इसका रीजन क्या है, तो अगला हमारा हेडिंग होगा क्या, अगला हेडिंग है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण यानी किसकी वजह से एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। ठीक है, तो इनमें कारण आते हैं वंशानुक्रम, फिर आता है वातावरण, फिर आता है समाज, विद्यालय, परिवार, स्कूल हो गया, धर्म, जाति। इनके कारण एक बालक दूसरे बालक से अलग होता है। एक बार आप इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। तो उम्मीद है आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता है क्या, कारण क्या है, कितने प्रकार का होता है, किस किस आधार पर होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषाएं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं कि इनको हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने लिखी है यहाँ पर 3 परिभाषाएं। पहली है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक व मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, ये थी ड्रेवर के अनुसार। अगर आपके यहाँ पर कोई चीज़ रह गई हो जो किसी कारण दिख ना रही हो तो आप मेरी आवाज़ पर ध्यान देना। क्या कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत से
जितनी भिन्नता रखता है उसे उस व्यक्ति की या उसे उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ठीक। दूसरी परिभाषा है गुड के अनुसार व्यक्तियों में किसी एक विशेषता या अनेक विशेषताओं को लेकर पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। जैसे या तो दो व्यक्ति किसी एक चीज में अलग होंगे या एक से ज्यादा चीजों में अलग होंगे, वह क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है। ऐसे ही तीसरी परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यताओं में से एक समूह के व्यक्तियों में बहुत भिन्नताएं होती हैं। ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो। अब हम बात करेंगे कि हम इन्हें कैसे सीखें। तो ड्राइवर यानी कि ड्राइवर बताया था हमने कीवर्ड आपको, ड्राइवर से याद रखना है ड्राइवर। और ड्राइवर जब कहीं जाते हैं, जैसे मान लीजिए बस का ड्राइवर है तो अकेला तो जाएगा नहीं, जाएगा कैसे? पूरे समूह के साथ जाएगा। कैसे जाएगा? समूह के साथ। तो समूह के शारीरिक मानसिक के औसत, यानी समूह के साथ में यहां पर क्या लेना है? औसत लेना है। क्यों? क्योंकि क्रो एंड क्रो की परिभाषा में यहां पर समूह के साथ में क्या आ रहा है? योग्यताएं। समूह के साथ में क्या आ रहा है? योग्यता। क्रो और क्रो दोनों मिलकर एक समूह बनाते हैं। कैसा समूह बनाते हैं? योग्य समूह बनाते हैं। ऐसे ही गुण, अगर हम गुण की बात करें तो गुण में या तो एक क्वालिटी होगी या फिर एक से अधिक होंगी, एक विशेषता या अनेक विशेषता। गुण में कितनी क्वालिटी होंगी? या तो एक या फिर एक से अधिक। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि कुछ विधियां हैं, कुछ ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या करते हैं? पता लगाते हैं। और हम बात करेंगे उनके प्रवर्तकों की कि कौन सी व्यक्तिगत भिन्नता मापन की विधि है, इसे किसने दिया है। ठीक है। और इसमें क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि इन विधियों को हम आसानी से कैसे याद रख पाएं, ताकि हम जो ज़्यादातर भूल जाते हैं, आज पढ़ा कल भूल गए, कुछ लोग 4 दिन बाद भूल जाते। हाँ, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा क्या कि हमने व्यक्तिगत भिन्नता जाना, अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसके टाइप्स जाने, उसके रीज़न जाने क्यों बनते हैं, उसके बेस जाने मतलब आधार जाने कि व्यक्तिगत विभिन्नता किस किस आधार पर होती है। फिर हमने जाना इसकी कुछ परिभाषाएं। अब हम चर्चा करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता की विधियां। व्यक्तिगत विभिन्नता की विधियां, मेथड्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी वे कौन कौन सी विधियां हैं जिनकी सहायता से हम किन्हीं दो बालकों या एक पूरे समूह का भिन्नता को मापते हैं, यानी समूह के पूरे अंतर को देखा जाता है। तो कुछ विधियां जो महत्वपूर्ण हैं उनका डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो उनमें से पहली विधि की हम बात करते हैं क्या कि एक विधि है जिसका नाम है प्रोजेक्ट विधि। कौन सी विधि है? प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट आप जानते ही होंगे कि हम जो बीटीसी बीएड करते हैं उनमें प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है। तो वही सेम प्रोजेक्ट छोटी छोटी जो क्लासेस होती हैं उनमें भी होता है। तो सबसे पहली बात कि प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन हैं? जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या कि प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक हैं किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने हमें बताया कि इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक बालक को एक प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। यह प्रोजेक्ट उस बालक की रुचि के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? रुचि के अनुसार होगा। इसीलिए बालक अपनी रुचि के अनुसार सीखेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है क्या कि किस विधि के अंतर्गत बालक रुचि के अनुसार सीखते हैं? तो हम बताएंगे क्या? प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, कोई नहीं। तो कौन सी विधि बतानी है हमें?
प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, अगली विधि की चर्चा करते हैं, क्या? किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि, इसके प्रवर्तक हैं कौन? फ्रोवेल। ठीक है, फ्रोवेल ने हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए इसके बारे में, जैसे इस विधि के अंतर्गत जो बालक होते हैं वो बालकों की तरह यूज नहीं होते, उन्हें बोला जाता है पौधे। अर्थात फ्रोवेल ने बालकों या बच्चों की तुलना किससे की है? पौधों से। ठीक है, और शिक्षकों की तुलना माली से, और जो विद्यालय होता है उसकी तुलना की गई है किससे? बाल उद्यान से। किससे? बाल उद्यान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो हमारे पेपर में हमेशा बनते हैं। जैसे एक चीज और, जब पौधे हैं, माली है, बाल उद्यान मतलब बगीचा बन गया, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? खेल खेल के सीखेंगे। तो इस विधि में बालक कैसे सीखते हैं? खेल के द्वारा। अब यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षकों की तुलना माली से की है, या छात्रों की तुलना पौधों से की है, या किस विधि में बालक खेल के द्वारा सीखते हैं? तो हम बताएंगे क्या कि ऐसी विधि एक ही है जिसका नाम है किंडरगार्टन विधि, जिसमें बालक खेल के द्वारा सीखते हैं। अगली विधि की बात करते हैं, विधि नंबर 3, जिसका नाम है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। क्या कि हमारा एक फ्रेंड था 400-500 साल पहले। ठीक है, उसके घर के बराबर में एक खाली प्लॉट भी था। उस प्लॉट में क्या था? एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर उसने एक लालटेन को लटका दिया और एक बार यूं करके हिला दिया उसे। वो आज भी हिल रही है, अपनी मर्जी से हिले जा रही है, हिले जा रही है, जबकि 400-500 साल हो गए फिर भी हिलने का लगातार चालू है। ठीक है, उस पर कोई फाउंडेशन नहीं है कि तुझे इतनी साल में बंद होना है, नहीं, अपनी मर्जी है उसकी, जब तक हिलेगी हिलती रहेगी। ठीक, तो उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। क्यों? क्योंकि इस कहानी से हमें क्या होगा? ये विधि याद होगी। क्या? कौन सी विधि है? डाल्टन। डाल्टन से हमें याद रखना है क्या? लालटेन। क्या याद रखना है? लालटेन। लालटेन कहाँ हिल रही थी? देखिए ये क्या है? पार्क। पेड़ कहाँ था? प्लॉट या पार्क में। क्या कर रही थी? हिल रही थी। तो लालटेन हिल रही थी पार्क में, मतलब डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा दी गई है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे जो फ्रेंड्स की कहानी सुनाई थी अभी, उसने लालटेन का क्या किया? हिलाया, मतलब एक डायरेक्शन दी, एक निर्देश दिया उसे हिलने का। तो ऐसे ही शिक्षक होते हैं। शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? निर्देशक की तरह। क्वेश्चन आता है यहाँ से क्या कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक निर्देशक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अगला है, अभी अभी आपने बात की क्या कि लालटेन अपनी मर्जी से हिले जा रही थी, तो बालक कैसे सीखते हैं? स्वेच्छा से सीखते हैं, मतलब स्वेच्छा से अधिगम करते हैं। अधिगम को ही हम क्या कहते हैं? सीखना। एक और चीज, समय सीमा का बंधन नहीं होता, नो लिमिटेशन। समय सीमा का बंधन नहीं होता। ठीक है, एक और है मांटेसरी विधि। इस विधि के जो प्रवर्तक हैं वो है मारिया मांटेसरी। मारिया मांटेसरी इटली की रहने वाली थी। कहाँ की? इटली की रहने वाली थी। इन्होंने अपनी एक विधि दी जिसका नाम पड़ा क्या? मांटेसरी विधि। इन्होंने स्पेशली इस विधि को उनके लिए बनाया जो बालक मंदबुद्धि होते हैं। तो क्वेश्चन आता है क्या कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी विधि है जिसका निर्माण मंदबुद्धि बालकों के लिए किया गया है? हम बता देंगे क्या मांटेसरी विधि ऐसी है जिसका आविष्कार मंदबुद्धि बालकों के लिए किया गया है। अब आप सोचिए खुद कि अगर बालक मंदबुद्धि है तो वो दिमाग से तो पढ़ेगा नहीं, तो पढ़ेगा कैसे? 1 2 3 सेम पढ़ेगा, या फिर 2 और 2, 1 और 1, 1 और 2 ऐसे पढ़ेगा। तो ये क्या है? कर्मेंद्रियां। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से क्या बना कि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं
वे बालक कर्मेंद्रियों के द्वारा अधिगम करते हैं। तो एक और बात आई क्या कि मॉन्टेसरी विधि में बालक कैसे सीखते हैं? कर्मेंद्रियों के द्वारा। कर्मेंद्रियों के द्वारा कौन से बालक सीखते हैं? जो मंदबुद्धि होते हैं। ठीक है। एक और विधि आई जिसका नाम है विनेटिका विधि। यहां पर एक कहानी मैं और सुनाना चाहूंगा आपको। क्या कि अगर आपने कभी किसी ठेले पर या किसी रेस्टोरेंट में टिक्की खाई होगी, क्या खाया होगा? टिक्की खाई होगी, तो आपको नहीं लगता है कि क्या हम लोग टिक्की साबुत खा जाते हैं? नहीं, छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं, उसके बाद में अपनी मर्जी से उसमें सॉस डालते हैं और जितना टाइम हमें चाहिए उतने टाइम में हम उसको निपटा लेते हैं, है ना? बिल्कुल। तो बात करेंगे इसमें क्या, विनय ने टिकिया खाई। विनय ने टिकिया खाई, तो कौन सी? विनेटिका विधि। कार्लटन वॉशबर्न, जब उसने टिक्की खा ली तो क्या हुआ? उसका जो माइंड था वो एकदम वॉश हो गया। क्या हो गया? वॉश हो गया। अब यहां पर आती है बात क्या कि इस विधि में हमने क्या किया था? टिक्की को छोटे छोटे भागों में बांटा। तो इस विधि में विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके सिखाया जाता है। बालक अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से सीखते हैं। समय सीमा कोई बंधन नहीं है। ऐसे ही हम बात करते हैं क्या, विधि नंबर 6, खोज विधि। खोज विधि के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आर्मस्ट्रांग। जैसे नील आर्मस्ट्रांग चांद पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति, तो चांद की खोज किसने की? आर्मस्ट्रांग ने। ऐसे ही केवल आर्मस्ट्रांग कौन है? खोज विधि के प्रवर्तक। एक और बात करते हैं कि खोज विधि के अन्य नाम क्या हो सकते हैं। जैसे इसका एक और नाम होता है क्या, अन्वेषण विधि। कौन सी? अन्वेषण विधि। एक नाम और होता है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है। अब बात आती है यहां से क्या कि ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक कौन है। एक क्वेश्चन फ्रेम होता है यहां से कि कैसे, कि ह्यूरिस्टिक विधि से बालक कैसे सीखते हैं। क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, खोज के द्वारा, क्योंकि विधि का नाम क्या है? खोज विधि। ठीक। अगला है डेक्रोली प्रणाली या डेक्रोली विधि। बहुत ही आसान है, भाई जिसके नाम पर है उसी ने इसका आविष्कार किया। जैसे डेक्रोली विधि है तो आविष्कार करने वाले कौन है? डॉक्टर ओविड डेक्रोली। डॉक्टर ओविड डेक्रोली, जिन्होंने इस विधि का आविष्कार किया। आगे हम बात करते हैं क्या कि इस विधि में बालक अपनी रुचि, अपनी क्षमता और जिस वातावरण में वह रहता है उसके अनुसार अधिगम करता है। ठीक है। आगे बात करते हैं क्या, बेसिक शिक्षा प्रणाली। बेसिक शिक्षा प्रणाली, इसके प्रवर्तक हैं महात्मा गांधी। इसी को हम कहते हैं बुनियादी शिक्षा। इसी का नाम है वर्धा शिक्षा। क्या क्या नाम हुए इसके? एक तो नाम हो गया इसका क्या, बुनियादी शिक्षा। एक नाम हो गया क्या, वर्धा शिक्षा। ठीक है, कोई नहीं। अब क्वेश्चन फ्रेम होता है यहां से कैसे कि वर्धा शिक्षा विधि के प्रवर्तक कौन है? महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा के कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है। तो हमने आगे बात की क्या कि अगर ये वाली विधि है तो इसमें बालकों की जो आयु है वो क्या रखी गई है? तो इसमें कक्षा तो रखी गई है पहली से 8वीं, पहली से 1st to 8, और उनकी जो आयु रखी गई है वह रखी गई है 7 से लेकर 14 बरस। कितनी? 7 से लेकर 14 बरस। ठीक है। अगर यहीं पर हम आगे बात करें क्या कि 2009 RTE 2009 जब से हमारे सामने या समक्ष आया है तब से कक्षा तो वही रही, क्या, 1 से 8, लेकिन आयु बदल गई। आयु में क्या अंतर आया कि पहले जो 7 से 14 साल होता था आजकल वह क्या है, 6 से 14 साल। तो इस चीज का जो
थॉट दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था, उसी थॉट को थोड़ा सा और वाइड कर दिया गया। ठीक है, अब इस विधि में बालक सीखते कैसे हैं? हस्तकला के द्वारा। कैसे सीखते हैं? हस्तकला के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस विधि में बालक हस्तकला के द्वारा सीखते हैं? ठीक है, अगली विधि है पर्यवेक्षिक विधि। कौन सी? पर्यवेक्षिक विधि। इसके प्रवर्तक हैं डेजी मॉर्गन। कौन है? डेजी मॉर्गन। अब हम अगर इसको याद करने की बात करें तो कैसे याद करेंगे? पर्य से याद रखेंगे पर्यावरण और मॉर्गन से याद रखेंगे मोर। मोर। तो आप मुझे एक बात बताइए, मोर को डांस करना कौन सिखाता है? अपनी मर्जी से सीखता है, जब वो खुश होता है तब डांस करता है। देखिए एक बार कैसे सीखता है? खुद के प्रयासों से, कोई उसे सिखाने नहीं आता। ठीक है, तो पर्यवेक्षिक विधि पर्यावरण में मोर मतलब मॉर्गन ने दी। मोर डांस करना कैसे सीखता है? खुद के प्रयासों से। ठीक, आगे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा बड़ी विधि कौन सी? अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इसके प्रवर्तक हैं स्किनर। अब जैसे आप और हम क्या करते हैं, कभी कभी गेम खेलने लग जाते हैं, तो गेम में क्या होता है, एक स्टेज आई, फिर उसके बाद में जब उसे क्रॉस कर लेते हैं तो क्या आती है? दूसरी स्टेज आती है। जब उसे क्रॉस करते हैं तो तीसरी आती है। कभी ऐसा देखा है पहली से डायरेक्ट तीसरी आ गई हो? बिल्कुल नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये जितने भी गेम्स होते हैं वो सभी इस विधि पर आधारित होते हैं। क्या? कि एक स्टेज को पार करने के बाद, एक लेवल को पार करने के बाद अगला लेवल दिखाया जाता है। ठीक, अब एक बार यहां से फिर से चर्चा करें कि यहां पर क्या हुआ, क्रिया की गई और इस क्रिया को करने के बाद अगली बार हमें एक नया लेवल देखने को मिला। ठीक है, तो पहले क्या किया हमने? क्रिया की। ठीक है, क्रिया के बाद हमें क्या मिला? पुनर्वलन। और पुनर्वलन के रूप में हमें क्या देखने को मिला? अगली लेवल या फिर अगला लेवल। फिर जब हमने इसको पार किया तो ये बन गई क्या? क्रिया, और इसके बाद में क्या? पुनर्वलन। ठीक है, अब जब हमने सेकंड लेवल पे पहुंचे तो पहला वाला लेवल हम सोचते हैं कि जब हमने एक निकाल लिया तो दूसरे को भी आसानी से निकाल लेंगे, दो निकल गए तो तीसरे को भी आसानी से निकाल लेंगे। तो पिछला वाला जो लेवल होता है वो मोटिवेशन का काम करता है, और नेक्स्ट जो आने वाला होता है वह पुनर्वलन यानी कि रेनफोर्समेंट का कार्य करता है, और जिस लेवल पर हम होते हैं वह क्रिया का काम करता है। तो सीखने वाली बात क्या आई यहाँ पर कि क्रिया से पहले जो होता है उसे हम मोटिवेशन कहते हैं, और क्रिया के बाद जो होता है उसे हम पुनर्वलन कहते हैं। ठीक है, अगली किसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि पुनर्वलन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा पुनर्वलन सबसे बेहतर होता है। मोटिवेशन की बात तो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, और आगे जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी उनमें हम बात करेंगे कि पुनर्वलन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सबसे अच्छा कौन सा होता है, सबसे बुरा कौन सा प्रभाव डालता है। ठीक, अब हमने यहाँ पर जाना क्या कि भाई अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रवर्तक कौन है? स्किनर। इस विधि के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम होता है रेखीय, एक का नाम होता है शाखीय, और एक का नाम होता है गणितीय। कितने पार्ट होते हैं? 3। कैसे पढ़ा जाता है इनको? अभिक्रमित अनुदेशन की रेखीय विधि, अभिक्रमित अनुदेशन की शाखीय विधि, अभिक्रमित अनुदेशन की गणितीय विधि। फिर बात आती है इनके प्रवर्तकों की। तो रेखीय विधि के जो प्रवर्तक हैं वो हैं स्किनर, और शाखीय विधि के जो प्रवर्तक हैं वो हैं क्राउडर, और इसके हैं गिलबर्ट। कौन है? गिलबर्ट। अब इन्हें हम याद कैसे रखेंगे? देखिए, रेखा, रेखा कैसी होती है? एकदम सीधी। रेखा कैसी होती है? एकदम ऐसी सीधी।
तो आपने बचपन में एक बात याद की थी क्या, स्किनर, लास्ट में आ रहा है क्या, नर, और नर से याद रखा था हमने क्या, रनर। तो रनर कैसे रास्ते पर भागते हैं, रेखीय रास्ते पर भागते हैं। नर जो होते हैं वह कैसे रास्ते पर भागते हैं, रेखीय रास्ते पर भागते हैं। तो रेखीय किसके लिए आया, स्किनर के लिए। क्राउडर, क्राउडर से आपको याद रखना है क्या, पाउडर। क्राउडर से याद रखना है क्या, पाउडर। जब हम पाउडर लगाते हैं तो इधर उधर वो भागता है, जिससे विभिन्न शाखाएं उसमें बन जाती हैं। तो क्राउडर यानी कि पाउडर, और जब पाउडर लगाया जाता है तो विभिन्न शाखाओं में बिखर जाता है। गिलवर्ट, गिल मतलब गिन, गिल मतलब गिन, और गिन से बनता है गिनती। गिल मतलब गिन, गिन गिन गिन, और गिन से गिनती, और गिनती किस में आती है, गणित में। तो अभिक्रमित अनुदेशन की गणितीय विधि के प्रवर्तक कौन है, गिलवर्ट। ठीक, तो ये जो हमारी 10 विधियां हैं ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण विधियां, जो चुनिंदा विधियां होती हैं, जिन्हें बोला जाता है एकदम इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो विधियां हैं। ठीक, किसकी, व्यक्तिगत विभिन्नता के मापन की विधियां। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ क्लास को लाइक करके अवश्य जाइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाइए।